गोटाबाया देश छोड़कर भाग गए, लेकिन सत्ता क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। आज इस्तीफा देने की बात की थी उन्होंने, लेकिन अब तक औपचारिक तौर पर इस्तीफे की घोषणा गोटाबाया राजपक्षे, भले ही वो सिंगापुर में हो या मालदीव में हो, उन्होंने नहीं की है। आज आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आज लोगों की उंगलियों पर क्रांति के संदेश लिखे हैं, यानी सोशल मीडिया किस तरह क्रांति या गदर को उभारने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। यही कहानी श्रीलंका की भी है, क्योंकि वहां भी इस प्रोटेस्ट का, इस जन सैलाब का कोई नेता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया बड़ा प्लेयर है। और आज आपको यह भी बताऊंगा कि जनसंख्या नियंत्रण पर राजनीति क्यों बंद होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत श्रीलंका की खबर से करेंगे, जहां इमरजेंसी लग चुकी है, जहां जनता की नजरों में गिर चुकी राजपक्षे सरकार अब दमन और कुतर्क पर उतर आई है। उस श्रीलंका के लोग हिंदुस्तान की तरफ भी उम्मीदों से देख रहे हैं। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमने आज आपसे पूछा है कि क्या श्रीलंका के राजनीतिक हालात सामान्य करने के लिए पीएम मोदी को, यानी भारत को, दखल देना चाहिए। आप हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे। सवाल दोहरा देता हूं कि श्रीलंका के राजनीतिक हालात को सामान्य करने के लिए क्या पीएम मोदी को वहां पर दखल देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी डिमांड, ऐसी मांग आज हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जब प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे तो बहुत से नागरिकों ने किए कि मोदी आए और श्रीलंका को बचाएं। वैसे भारत में भी विपक्ष ने यह मांग की कि श्रीलंका के मुद्दे पर सरकार को अब सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। हिंदुस्तान श्रीलंका की मदद तभी कर पाएगा जब वहां पर राजनीतिक अस्थिरता के हालात खत्म होंगे। अभी तो सरकार और सेना आमने सामने है, जनता और सेना आमने सामने, यानी हर कोई एक दूसरे के सामने है, सिर्फ अपने अपने हक के लिए। आज रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या बने, लंका कांड का दूसरा अध्याय भी जैसे लिख दिया गया। सड़कों पर जन आक्रोश और महलों में दुबक गई सरकार। इस नई कोलंबो क्रांति का चश्मदीद एबीपी न्यूज भी बना है। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता और मनोज अधिकारी ने आज जो रिपोर्टिंग की है वो वाकई में साहसिक है, जांबाजी है। जब आंसू गैस के गोले चल रहे हो, जब सैकड़ों हजारों की भीड़ के बीच में आप खड़े हो और भीड़ क्या करेगी आपको नहीं पता हो, ऐसी रिपोर्टिंग अमूमन आज की तारीख में देखने को नहीं मिलती है। गुजारिश है, समझिए, देखिए कि किस हद से गुजरकर अंकित और मनोज ने यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कोलंबो क्रांति पर हमारे लिए भेजी है। Ranil, we don't want the quota and Ranil, they have to go to the home. I come to my family, do or die, do or die. और जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने वो आंसू गैस के गोले एक बार फिर से वापस फेंक दिए हैं अंदर ही। कोलंबो के प्रधानमंत्री दफ्तर पर जनता का कब्जा, सरकारी टीवी चैनल पर लोगों का कब्जा, राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास जनता के हवाले। श्रीलंका में जन क्रांति। श्रीलंका में लोगों की सहन शक्ति जवाब दे गई है। कोलंबो में प्रधानमंत्री के दफ्तर की ओर जाती फ्लावर रोड पर जनता के फायर की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि लोग नेताओं की मनमानी सहने को तैयार नहीं हैं और इसीलिए वो सत्ता के हर केंद्र को अपने कब्जे में ले रहे हैं। श्रीलंका में 9 जुलाई को राष्ट्रपति आवास, उनके दफ्तर पर लोगों ने कब्जा किया था और अब प्रधानमंत्री के दफ्तर के भीतर भी वो घुस गए हैं। 3 साल पहले जो गोटाबाया लोगों का दिल जीतकर राष्ट्रपति बने थे, आज तड़के वो देश छोड़कर फरार हो गए। गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार को श्रीलंकन एयरफोर्स के विशेष विमान से मालदीव पहुंचाया गया।
राजपक्षे ने देश छोड़ा तो राष्ट्रपति पद पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की नियुक्ति हो गई। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने जो पहला फैसला लिया वो देश में आपातकाल लगाने का किया। इसके साथ ही देश के पश्चिमी हिस्से में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। रानिल विक्रमसिंघे ने इसके साथ ही जो अराजक प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने, उनकी गिरफ्तारी और वाहन जब्त करने का भी आदेश दिया। इससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। इस भीड़ में छात्र थे, महिलाएं थी, दिव्यांग थे, श्रीलंका के आम लोग थे। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और प्रधानमंत्री दफ्तर में घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने के लिए कई बार आंसू गैस के गोले दागे। एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने वो आंसू गैस के गोले एक बार फिर से वापस फेंक दिए हैं अंदर ही। अब देखिए अंदर से धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आंसू गैस के गोले इन प्रदर्शनकारियों पे फेंके गए थे कुछ इन्होंने वो अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर फेंक दिए हैं। यकीन मानिए अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो कुछ देर में पुलिस और प्रशासन और ज्यादा सख्त होता नजर आएगा। एक बार फिर से मनोज हमको पीछे होना होगा। देखिए देखिए एकदम से भगदड़ मची है, एकदम से भगदड़ मची है। मनोज हमको पीछे भागना होगा क्योंकि इस भगदड़ में ये भीड़ बेकाबू है, भीड़ बेकाबू है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता और वीडियो जर्नलिस्ट मनोज अधिकारी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों के बीच जमे रहे। आंसू गैस के गोलों के बीच वो जांबाज रिपोर्टिंग करते रहे। गोटाबाया राजपक्षे ने जो है इस्तीफा दे दिया है। अब जो है रानिल विक्रमसिंघे रानिल विक्रमसिंघे पीएमओ एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया। सो हम सब वो का पसंद नहीं है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो रानिल आपको नहीं चाहिए तो कौन चाहिए, फिर क्या होगा? हमका पीपल का प्रेसिडेंट चाहिए। कौन हो सकता है पीपल का? नाम नहीं है, हम क्या चाहिए, हमका पॉलिसी चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे मौके आए जब लगा कि सुरक्षा बलों के साथ लोगों का टकराव होगा। सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी जरूर कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश यही थी कि लोगों को चोट न आए। When the protesters started coming, there was tear gas, and the protesters have now gone towards the entrance. But they have moved special forces, armed army troops, just moved in through the road, and they have deployed themselves inside. So we certainly hope that there will not be weapons used against unarmed protesters, because that will be a gross violation of law. हालांकि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए और आम लोग भी, लेकिन दोनों ही पक्ष एक दूसरे की मदद करते रहे। टीयर गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी एक दूसरे को पानी देते रहे। कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इस कदर डर गए हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री दफ्तर के ऊपर बेहद कम ऊंचाई से सेना के हेलीकॉप्टर निगरानी में लग गए। कई घंटों तक जनता और सुरक्षा बलों के बीच इस टकराव के बाद आखिरकार जनता की ताकत भारी पड़ी और लोग प्रधानमंत्री के दफ्तर और आवास में घुस गए। ये प्रधानमंत्री आवास, ये जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है उसके अंदर की तस्वीरें हैं। कुर्सियां यहाँ रखी हुई हैं और ये देखिए ये एक दूसरा गेट है संभवतः, और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ से ना जो है उठा लिए जाएं, और इसी वजह से सुरक्षाकर्मी अपने कब्जे में जो है कुछ इलाकों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और इसी वजह से ये वो प्रधानमंत्री कार्यालय है जिस पर जो है पूरी तरह से कब्जा कर लिया है प्रदर्शनकारियों ने। और आज की तारीख में अब राष्ट्रपति भवन हो या प्रधानमंत्री कार्यालय हो या प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास हो, हर जगह पर कब्जा हो चुका है इन प्रदर्शनकारियों का। लेकिन आपातकाल लगा नहीं कि एक दिवालिया सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी। जैसे भी हो प्रदर्शनकारियों से निपटो, यानी रोजी रोटी के लिए तरसते लोगों पर अब सेना का दमन शुरू होगा। कोलंबो से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। आंसू गैस के गोले अंदर फेंके जा रहे हैं। मनोज हमको जो है थोड़ा संभलना होगा, थोड़ा संभलना होगा। बहुत मुश्किल है यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, और आंसू गैस का गोला जो कि मुझसे भी कुछ दूरी पर गिरा था, फिर से यहाँ पर फिर से हमको पीछे चलना होगा, थोड़ा पीछे चलना होगा। मनोज कोशिश ये की जा रही है कि साइड में रहो, जब जरूरत हो तब आगे बढ़ो। मनोज हमको पीछे होना होगा। देखिए एकदम से भगदड़ मची है, गंभीर रूप से घायल है। एक मिनट क्योंकि जो आंसू गैस के गोले हैं उनकी वजह से यहाँ पर
बहुत आंसू गैस के गोले कई एक साथ छोड़े गए। श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने प्रदर्शनकारियों से गुहार लगाई कि वो सेना की मदद करें ताकि कानून व्यवस्था बहाल हो। आपातकाल लगा तो सेना सड़कों पर आ गई, लेकिन जनता नहीं मान रही है क्योंकि वो जानती है कि आपातकाल यानी एक किस्म की अघोषित तानाशाही। श्रीलंका के संविधान के मुताबिक आपातकाल पुलिस को मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की असीमित शक्ति देता है। इस निरंकुश शक्ति के लिए सेना को सुरक्षा बलों को किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता है। इमरजेंसी में पुलिस ही नहीं बल्कि सेना भी कहीं भी आ जा सकती है और लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त इमरजेंसी के दौरान नहीं होती है। लेकिन पेट की आग ऐसी होती है जिसे दमन और उत्पीड़न से बुझाया नहीं जा सकता। आज श्रीलंका के लोग जिस हालात में हैं, जिस तरह विद्रोह पर उतर आए हैं, वैसा ही विद्रोह 233 साल पहले फ्रांस के लोग लेकर आए थे। वो आधुनिक समाज की पहली क्रांति थी। क्या उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इस कोलंबो क्रांति में कोई समानता है? ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फ्रांसीसी क्रांति 18वीं सदी में हुई थी। ये कोलंबो क्रांति 2022 में यानी 21वीं सदी में है। उस वक्त फ्रांस में आम लोगों की हालत इतनी खराब थी कि लोगों को खाने के लिए ब्रेड तक नहीं मिलती थी। भूखी जनता को तत्कालीन महारानी मैरी ने भड़का दिया। उन्होंने कह दिया, ब्रेड नहीं मिलती है तो केक क्यों नहीं खा लेते। महारानी को यह पता ही नहीं था कि ब्रेड गरीब खाते हैं, केक अमीर, क्योंकि केक तो महंगा होता है। श्रीलंका में भी आज लोगों का पेट खाली है, उसी बात का गुस्सा है। उस वक्त आर्थिक रूप से फ्रांस दिवालिया हो चुका था। आज श्रीलंका भी दिवालिया हो चुका है। उस वक्त फ्रांस में राजतंत्र के खिलाफ लोगों ने बगावत कर दी थी। जिस वक्त क्रांति हुई उस वक्त लुई 16वां का राज था, जो एक निरंकुश और विलासी राजा बताया जाता है। आज श्रीलंका में बिगड़े हालात के पीछे राजपक्षे परिवार का वंशवाद साफ तौर पर दिख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राजपक्षे परिवार के पास 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। उस वक्त फ्रांस की सत्ता पर पादरियों का नियंत्रण था, जो धार्मिक धौंस दिखाकर मनमानी करते थे। राजपक्षे की सरकार पर बौद्ध धर्मगुरुओं का आशीर्वाद बना रहा है। उस वक्त फ्रांस में आम लोगों के मानवाधिकारों का हनन बहुत आम बात थी। श्रीलंका में राजपक्षे सिंगल बनाम तमिल मुस्लिम का कार्ड खेलकर ही सत्ता में आए थे और उसी से अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे। लेकिन अब वो उल्टा पड़ चुका है। लेकिन पेट भावनाओं से नहीं भरता। रोजी रोटी का संकट, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली की किल्लत, पेट्रोल डीजल के दाम अब आसमान छूने लगे तो श्रीलंका के लोग सड़कों पर उतर आए। 3 साल पहले जिस गोटबाया राजपक्षे को अपना सबसे बड़ा हीरो श्रीलंका के आवाम ने माना था, बताया था, आज श्रीलंका की जनता उन्हीं को ही अपना सबसे बड़ा विलेन मान रही है। अंकित गुप्ता और मनोज अधिकारी की कोलंबो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, समझ में आएगा कि राजपक्षे परिवार पर इतना गुस्सा श्रीलंका के लोगों को क्यों है। He's the first one who robbed our country. इंडिया में आपका पीएम का हेल्प, आपका हिम का ध्यान हमको Second, Rajapaksa is the biggest thief of the world, I think. We do not trust Ranil Wickremesinghe. तो हम सब वो का पसंद नहीं है, नहीं चाहिए। There was a deal going on. Prime Minister and the President, they were conspiring against the people. The government of Sri Lanka, they did very, very dangerous things. So people are coming here to punish them. If you do the wrong things, people will come to the road and they will take the power to themselves. धोखा, षड्यंत्र। श्रीलंका के सत्ताधीशों पर यह इल्जाम सीधे वहां की जनता ने लगाया है। श्रीलंका के विलेन गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे जनता की नजर में इस वक्त सबसे बड़े विलेन हैं। श्रीलंका में हुई इस क्रांति की असल वजह भी जनता उन्हें ही मानती है।
दरअसल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था गोते लगा रही थी और जनता को इस बात का पता तक नहीं था। हालात बेकाबू तब हुए जब बिजली की कटौती होने लगी, पेट्रोल और गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल होने लगा, दवा इलाज, यहाँ तक कि बच्चों का पेट भरना तक मुश्किल हो गया। लेकिन गोटाबाया राजपक्षे ने तब भी लोगों को अंधेरे में रखा। When you don't have milk powder to feed your child, when you don't have gas to cook to your children, and when you don't have petrol to take your sick loved one to the hospital, how the anchor will come out? We have already sung on the 9th of July. लेकिन लोगों को धोखे में रखने का सिलसिला यही नहीं रुका। 9 जुलाई को हुए प्रदर्शन के बाद गोटाबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो देश छोड़कर रातों रात भाग गए और अपने खासम खास रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना गए। The people of Sri Lanka, they just claim they occupy the Prime Minister's office. So there was a deal going on that these Prime Minister and the President, they were conspiring against the people, and they promised to, especially the President, promised to resign on 13th of July, but he didn't do that. So you can see that people are so angry and frustrated. लोगों को लग रहा है कि गोटाबाया राजपक्षे विक्रमसिंघे के साथ मिलकर अब भी सत्ता पर अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री दफ्तर पर धावा बोल दिया है। लोगों की मांग है कि गोटाबाया को वापस देश लाया जाए और उन्हें उनके किए की सजा मिले। We are not going to easily let these people go and do their, especially the criminals who actually completely destroy people's peace and their lives. श्रीलंका के आम लोग सिर पर कफन बांधकर सत्ता के खिलाफ संघर्ष के लिए सड़क पर हैं। सत्ता के केंद्रों पर उनका कब्जा है। उनके सब्र का बांध अब टूट चुका है। सियासत का खेल उन्हें समझ आ गया है। एक तरफ वो दाने दाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो दूसरी तरफ राजपक्षे परिवार आलीशान जिंदगी जी रहा था। जनता अंधेरे में थी और राजा करोड़ों के महल में। जनता पेट्रोल की लाइन में लगी थी और राजपक्षे के पास गाड़ियों की पूरी फ्लीट खड़ी थी। दवाइयों के लिए लंबा संघर्ष था, तो राजपक्षे स्विमिंग पूल और मसाज पार्लर का मजा ले रहे थे। ये सच तो तब सामने आया जब 9 जुलाई को लोगों ने क्रांति कर दी। श्रीलंका की सियासत में राजपक्षे परिवार का दबदबा रहा है। अलग अलग सरकारों में राजपक्षे परिवार के कई सदस्य मंत्री बने रहे और उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होने की बात सामने आती रही। साल 2015 में विपक्षी पार्टियों ने राजपक्षे परिवार के पास करीब 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति होने का आरोप लगाया था। जिन्हें जनता की सेवा के लिए चुना था वो मौज कर रहे थे और जनता त्राहिमाम। क्रांति तो होनी ही थी। अब गोटाबाया राजपक्षे एक देश से दूसरे देश शरण मांगते घूम रहे हैं, लेकिन जहां जा रहे हैं वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मालदीव में विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए। पूरी दुनिया के आम लोग श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। वो जनता जिसे हुक्मरानों ने ठगा है, वो जनता जो अब अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, वो भी बिना बंदूक उठाए। कोलंबो से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। जनता बेहाल है, लेकिन सत्ता की लड़ाई जारी है। यक्ष प्रश्न यही है कि कौन होगा श्रीलंका का राष्ट्रपति, क्योंकि विक्रमसिंघे को न विपक्ष मानने को तैयार है न ही जनता। श्रीलंका के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के लिए चुनाव 2024 में होना है। इसमें विपक्ष और पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेना की पार्टी की तरफ से सजित प्रेमदासा के उम्मीदवार होने की बात सामने आई है, जबकि राजपक्षे खेमा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इधर से स्पीकर महिंदा अभयवर्धने दावेदार भी बताए जा रहे हैं। आज जन आक्रोश को लोगों तक पहुंचाने में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। वास्तव में मीडिया की दुनिया में ये ग्लोबल क्रांति है और शायद इसीलिए श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसमें एक व्यक्ति कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है इस प्रोटेस्ट का। हर व्यक्ति अपने आप में हीरो है और हर व्यक्ति इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। आज गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर फरार हैं। 3 महीने पहले जब क्रांति की आग सुगबुगाने लगी थी, तब उन्होंने 2 दर्जन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए थे।
इनमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी थे। लेकिन जनता की बगावत के डर से 15 घंटों में ही उन्होंने अपने फैसले को वापस भी लिया था। शायद राजपक्षे को पिछले 10-12 वर्षों में दुनिया में हुई उन क्रांतियों का एहसास हो गया हो जिन्होंने बड़े बड़े तानाशाहों की तख्ता पलट कर रख दिया। 2010 के दिसंबर महीने में ट्यूनीशिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुआ, जो जल्द ही मिडिल ईस्ट और अरब के देशों में फैल गया। इससे अरब स्प्रिंग के नाम से भी आप सब जानते हैं। यह आंदोलन इंटरनेट से शुरू हुआ, लेकिन इतनी तेजी से बढ़ा कि ट्यूनीशिया ही नहीं बल्कि मिस्र, लीबिया और यमन के हुक्मरानों को भी अपनी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। ये शुरुआत ट्यूनीशिया में तब हुई जब पटरी पर सब्जी बेचने वाले मोहम्मद बुआजिजी ने स्थानीय प्रशासन के भ्रष्टाचार से तंग आकर खुद को आग लगा ली थी। इंटरनेट के जरिए यह आंदोलन ट्यूनीशिया से निकलकर बहरीन, कुवैत, लीबिया और यमन जैसे देशों में फैल गया। मिस्र में खालिद मोहम्मद सईद नाम के लड़के ने लोकल पुलिस का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। इसमें लोकल पुलिस जो ड्रग्स जब्त करती थी उसे आपस में बांटती हुई दिखी। खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां पिटाई से खालिद की मौत हो गई। वह आंदोलन इतना तेज चला कि 30 साल से राज कर रहे हुस्ने मुबारक को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन लीबिया पर 32 साल से हुकूमत कर रहे मुअम्मर गद्दाफी जन आक्रोश को समझ नहीं पाए और वो इस अरब क्रांति की अंततः भेंट चढ़ गए। अब आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में जन भावनाओं को क्यों दबाया नहीं जा सकता, क्यों ये जन भावनाएं सोशल मीडिया की पीठ पर सवार होकर और ज्यादा हुक्मरानों के लिए बेकाबू हो जाती है। साल 2021 के आंकड़े अभी उपलब्ध हैं। उसके मुताबिक पूरी दुनिया में कितने लोग इंटरनेट पर, तो करीब 490 करोड़ लोग एक्टिव हैं। ये संख्या दुनिया की पूरी आबादी की 63% है। इसमें भारत में 83 करोड़ लोग एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, जो समूची दुनिया के इंटरनेट यूजर्स का 17% का हिस्सा है। सोशल मीडिया के इस दौर में क्रांति की आग भी बहुत तेजी से फैलती है और नफरत की आग भी, लेकिन नेताओं को यह बात कहां समझ में आती है। अब हिंदुस्तान में महबूबा मुफ्ती को ही लीजिए, उनके बयान अक्सर विवाद खड़े कर देते हैं। उन्होंने फिर मुस्लिम राग अलापना शुरू किया है। ईमान के चलिए अगले 24 घंटे में उनका ये बयान एक नई कंट्रोवर्सी में का इजाफा कर रहा है। आइए देखते हैं। ये तस्वीरें शहीद एएसआई मुश्ताक अहमद की अंतिम विदाई से ठीक पहले की हैं, जिन्हें आतंकियों ने कल श्रीनगर के लाल बाजार में गोली मार दी। ये चीख ही आज जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े चेहरों को बेनकाब करेगी, लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती का ये बयान सुन लीजिए। अब हमारे पास क्या बचा है? अपना आप ही बचा है ना, अपनी शिनाख्त बची है ना, कि कोई है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई टोपी लगाता है, कोई लड़की जो है हिजाब करती है, हमारी जबान है। तो अगर हमने इसका मुकाबला नहीं किया तो हमारा ये वजूद भी मिट जाएगा। अगर महबूबा मुफ्ती ने इन चीखों को सुना होता तो शायद वो मुसलमानों के वजूद पर खतरे का डर दिखाकर दिल्ली की ओर इशारा न करती और अपनी राजनीति न चमकाती। हमारा ये वजूद भी मिट जाएगा, हमारा ये वजूद भी मिट जाएगा, हमारा ये वजूद भी मिट जाएगा। राजनीति में कुछ डर जानबूझकर पैदा किए जाते हैं और महबूबा मुफ्ती भी वैसा ही कर रही हैं। और नफरत का बीज बोने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला भी पीछे नहीं है। 2020 में इसका बेटा मारा गया था, वो मिलिट्री ने मारा था, और आज अफसोस इस बात का है इसको मिलिट्री से मार डाला है। ये दोनों जम्मू कश्मीर की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं, मगर काम भड़काने का कर रहे हैं। महबूबा डरा रही हैं तो फारूक अब्दुल्ला सेना और आतंकियों को एक तराजू में तोल रहे हैं, लेकिन सच कोई नहीं बोल रहा। दोनों में से कोई भी ये नहीं बता रहा कि घाटी में मुसलमानों को असली डर आतंकियों से है, मुसलमानों को असली खतरा भावनाएं भड़काने वालों से है, मुसलमानों को असली खतरा
कन्हैयालाल और उमेश कोहले के हत्यारों से है। मुसलमानों को असली खतरा सेना और आतंकियों को एक नजर से देखने वालों से है। यह अंतर जब तक घाटी के लोगों को समझ नहीं आएगा, तब तक सियासतदान अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे और बार बार करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुंबई की पहचान क्या है, तो आप क्या कहेंगे? फिल्म स्टार्स की नगरी, अमिताभ बच्चन की नगरी, शाहरुख खान की नगरी, सलमान खान की नगरी, उद्धव ठाकरे की नगरी, शरद पवार की नगरी, मरीन ड्राइव वाला शहर, देश का सबसे कमाऊ शहर। लेकिन इस पहचान पर हर साल इस महीने में जैसे पानी फिर जाता है। हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े उद्योगपति जिस शहर में रहते हो, तमाम प्रसूखदार पॉलिटिशियन जिसमें रहते हो, दुनिया के तमाम मशहूर एक्टर जहां रहते हो, वो मुंबई नगरी जुलाई अगस्त के महीने में जैसे डूब जाती है, तैरने लगती है। इस शहर का दम फूलने लगता है क्योंकि यहाँ की म्युनिसिपैलिटी, यहाँ की नगर पालिका, यहाँ का नगर निगम, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जैसे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। कैसे एक बार फिर पानी पानी हुई मुंबई, देखिए आज। ये जो इलाका है पूरा बंद कर दिया गया है, इस इलाके को डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक जाम है, तेज बारिश हो रही है, कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। बारिश में मुंबई का रेंगना अब दस्तूर सा बन गया है। हल्की सी फुहार पड़ी नहीं कि जल जमाव की नौबत आ जाती है। सड़कें तालाब तो सबवे स्विमिंग पूल बन जाते हैं। मैं फिलहाल मुंबई के अंधेरी सबवे इस इलाके में हूँ। जब भी भारी बारिश होती है पश्चिम उपनगर अंधेरी इस इलाके में, तब ये जो सबवे का इलाका है पूरा पानी से भर जाता है। जलभराव की स्थिति यहाँ पे गंभीर हो जाती है। मुंबई को दुरुस्त रखने वाले बीएमसी का सालाना बजट 40,000 करोड़ रुपए के करीब है, जो कि देश के 6 राज्यों से कहीं ज्यादा है। उसमें से भी 2100 करोड़ रुपए का बजट तो सिर्फ जलभराव से बचाव पर खर्च किए जाते हैं। लेकिन हाल ढाक के 3 पात जैसा ही रहता है। न मुंबई की सूरत बदलती है, न समस्या का समाधान होता है। अंधेरी का सबवे डूबता ही डूबता है। सायन की सड़कों पर जल जमाव होता ही होता है। दादर की दुकानों और मकानों में पानी भरता ही भरता है। और अब तो सड़कों में गड्ढे भी पड़ने लगे हैं। और फुहार जैसे ही रुकती हफाने वाला ट्रैफिक जाम लग जाता है। मैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हूँ और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ये तस्वीरें, ट्रैफिक जाम है। ये घाटकोपर का एरिया आगे सायन तक 3 से 4 किलोमीटर तक ये लंबी कतार गाड़ियों की देखने मिल रही है। मौसम विभाग मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मतलब अगले कुछ दिन मुसीबत और बरसात दोनों जारी रहेगी। किसी भी तरह की आपदा या किसी भी तरह की किसी की भी ऐसी दुर्व्यवस्था ना हो, ये पूरी तरह शासन ने ये सब व्यवस्था का नियोजन किया है। सीएम की कुर्सी पर जो भी बैठता है वो ऐसे दावे और वादे जरूर करता है, लेकिन सावन के सामने सरेंडर करना मुंबई की आदत बन गई है। शुरुआत इस सेगमेंट की एक सवाल से। सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए हिंदुस्तान के कुछ लोगों से पूछा कि क्या जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए। आप विश्वास करिए 83% लोगों ने कहा कि हाँ होना चाहिए, जबकि 17% लोगों ने कहा कि किसी कानून की जरूरत नहीं है। यानी बहुत बड़ी आबादी ये चाह रही है कि देश में जनसंख्या पर, बढ़ती आबादी पर नियंत्रण हो, अंकुश हो। आप देखिए कि आम आदमी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारे राजनेता जनसंख्या नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं, उसको सियासत के चश्मे से देख रहे हैं। आजादी के समय देश की आबादी करीब 34 करोड़ की थी, जो आज 140 करोड़ हो चुकी है। ये बढ़ती आबादी विकास के रास्ते में बड़ी बाधा है। सरकार चाहती है कि आबादी पर कंट्रोल हो, लेकिन इस पर चल रही राजनीति पर कब कंट्रोल होगा, हमारी ये खास रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन पर भी, मेट्रो स्टेशन पर भी, बाजारों में भी, मॉल में भी, एटीएम के बाहर भीड़।
देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको भयंकर भीड़ का सामना करना ही पड़ेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश में हर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है और जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से हम अगले साल चीन को पछाड़ देंगे। मतलब और भीड़ बढ़ने वाली है। सरकार को चिंता है कि बढ़ती आबादी कहीं बर्बादी लेकर ना आ जाए, इसीलिए कह रही है कि आबादी रोको, विकास देखो। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की जरूरत है और जब देश की जरूरत है तो ये कानून भी बन के रहेगा। लेकिन जनसंख्या विस्फोट पर सरकार के रुख ने नए विवाद का विस्फोट भी कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का तर्क सुनिए। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है। बर्क खुद सांसद हैं, बेटा भी एक ही है, 94 की उम्र में भी मौज में। लेकिन इनके हिसाब से बाकी मुसलमान बच्चे पर बच्चे पैदा करते रहें तो अल्लाह की मर्जी। वाह जी वाह, शफीकुर रहमान की इस बेतुकी दलील से खुद उनके साथी ही इत्तेफाक नहीं रखते। किसी भी मजहब में जनसंख्या कंट्रोल करने की ममानियत नहीं है, बैन नहीं है। इस्लाम में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बहुत सी जगहों पे जनसंख्या का कंट्रोल किया गया, सहाबियों ने भी करा। हद से ज्यादा जनसंख्या किसी भी मुल्क की तरक्की को रोक ही नहीं सकती, उसे पीछे भी कर सकती है और ये चिंता भारत को भी खाए जा रही है। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस को शफीकुर रहमान बर्क के तर्क रास नहीं आ रहे। ये किसी कास्ट कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि कंट्री के लिए चैलेंज है। अब कुछ लोग इसमें करते हैं कि साहब अल्लाह की मेहरबानी है। अब आप इस तरह की अल्लाह की मेहरबानी से अनलिमिटेड परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए भी परेशानी होगी। आप अल्लाह की मेहरबानी का बहाना बनाएंगे, अनलिमिटेड परेशानी का ठिकाना ढूंढेंगे। भारत के पास ऑलरेडी दुनिया की धरती का 3.5% है और जनसंख्या का 17% है। अबब रिलीजन, अबब कास्ट, अबब लैंग्वेज, अबब पार्टी, सारा भारत तकलीफ में है। इसलिए इसको रिलीजियस कलर देने की बजाय अच्छा है कि इसको एक विकास का रंग देकर सबके लिए हैप्पीनेस और हेल्थ मिले। तर्क अपनी जगह, लेकिन आंकड़ों से समझिए कि भारत भविष्य की भीड़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे पेट लोग हिंदुस्तान में ही सोते हैं। इसी साल यूएन की रिपोर्ट आई, देश की 22 करोड़ 43 लाख आबादी को पोषक आहार नहीं मिल रहा। 56 करोड़ आबादी के पास खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं। जहां भूखमरी का संकट है, उन 116 देशों में से भारत की रैंकिंग 101 है। करीब 10 करोड़ आबादी के पास रोजगार और कमाई का कोई साधन नहीं। तो देश की जो आबादी पहले से भूखी और बेरोजगार है, उसमें बच्चों की नई कतार खड़ी करने से देश को सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और इसी का इशारा पीएम मोदी ने 3 साल पहले किया था। हमारे यहाँ बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। 2019 में पीएम मोदी जब दूसरी बार प्रचंड बहुमत से आए थे, तब उन्होंने ये बात लाल किले की प्राचीर से की थी। तो अंदाजा लगा लीजिए मुद्दा कितना गंभीर है। और वो भी क्यों ना, स्कूल से लेकर अस्पताल तक और सड़क से लेकर पूरे समाज तक एक बच्चे के पैदा होने का असर पूरे सिस्टम पर जो पड़ता है। लेकिन अफसोस कि जिस मुद्दे पर संसद में बहस होनी चाहिए थी, उस पर विवाद हो रहा है। बीजेपी के नेता सिर्फ मुसलमानों का डर दिखाते हैं कि जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ रही है, वो झूठ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर आप देखेंगे तो जो मुसलमानों का TFR रेट 2.6 था 2015-16 में, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्या ये कमी नहीं आई है? कितना झूठ बोलेंगे देश को, कितना डराएंगे मुसलमानों से आप?
आपका डेटा कह रहा है ना, मेरा डेटा तो नहीं कह रहा है। ये मुसलमानों की आबादी भी 2030 में स्टेबलाइज हो जाएगी। हमने आपको जब से ये रिपोर्ट दिखानी शुरू की है तब से अब तक मानकर चलिए कि 300 से ज्यादा बच्चे पैदा भी हो चुके हैं। यही वजह है कि शायद सरकार बहुत जल्द जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ बड़े कदम उठाए। लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ से राजनीति हो रही है उसमें सवाल यह है, कहीं 2024 में इस पर ही चुनावी दांव तो नहीं आजमाया जाएगा। जितनी देर आपने ये कहानी को देखा, करीब 6 मिनट के आसपास, इतनी ही देर में हिंदुस्तान की आबादी 170 लोगों के जन्म के साथ और बढ़ गई है। यानी इस गति से देश की आबादी बढ़ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2023 के आखिर तक आते आते दुनिया के सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में होंगे। यानी हम चीन को पछाड़ चुके हैं। और कार्यक्रम के आखिर में अब बारी आज के सवाल पर आप सभी के फाइनल जवाबों को बताने की। आज का सवाल श्रीलंका से जुड़ा था। हमने पूछा था कि क्या श्रीलंका के राजनीतिक हालात सामान्य करने के लिए भारत को या पीएम मोदी को दखल देनी चाहिए। आपके जवाब हमें मिले हैं, उसमें देखते हैं कितने लोगों ने हाँ कहा, कितनों ने नहीं। हाँ कहने वाले 46% हैं, नहीं कहने वाले 54% हैं। यानी लगभग लोगों को ऐसा लगता है, बराबरी का मामला दिखाई देता है कि भारत को दखल देने के मामले में अभी भी हिंदुस्तान की आवाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्या करना चाहिए। लेकिन वोटिंग ये कह रही है कि फिलहाल तो दखल नहीं देना चाहिए। तो इंडिया चाहता है, मैं अभी के लिए इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।